इस वीडियो में कक्षा 12वीं के असाइनमेंट 6 के भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। A to Z एकदम अच्छे से आपको पूरा हैंड रिटन में मिलने वाला है। एकदम अच्छे से आपको पूरा बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, अन्य विषयों का भी वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया है और उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 में ही न्यूमेरिकल दे दिया गया है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए क्रमशः 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इनमें से कौन नाभिक अधिक स्थायी है? ड्यूट्रॉन संलयन क्रिया से अल्फा कण बनने की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? सबसे पहले तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है, क्या ड्यूट्रॉन है कि अल्फा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पास उत्सर्जित ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे से इसका उत्तर। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखिएगा। दिया है ड्यूट्रॉन की आबंधन ऊर्जा, ठीक है ना। आप प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा भी लिख सकते हैं या सिर्फ ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिया है ड्यूट्रॉन की ऊर्जा ये 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और अल्फा परमाणु की ऊर्जा यहाँ पर 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई थी। तो यहाँ देखिए, चूंकि अल्फा कण की ऊर्जा ड्यूट्रॉन की ऊर्जा से अधिक है, इसलिए अल्फा परमाणु अधिक स्थायी होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पास साफ साफ दिख रहा है। देखिए 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिक है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसीलिए अल्फा कण जो होगा वो अधिक स्थायी होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेन रीज़न ये है, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा कण अधिक स्थायी होगा, ये आपको लिख देना है। फिर अब जो हमको उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करनी है उसको देखते हैं। आप लिखिएगा फिर से पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। यहाँ पास एक ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा बराबर 2 × 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो संपूर्ण ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे तो उतना ही और ऐड कर देंगे, तो ये 2.224 + 2.224 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4.448 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अल्फा कण की बंधन ऊर्जा यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग 28.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोग ज्ञात किए रहे। तो उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। उत्सर्जित ऊर्जा यहाँ पास 28.16 अर्थात अल्फा कण की बंधन ऊर्जा से यहाँ पास आपको ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा को घटा देना है। तो 28.16 - 4.48, तो यहाँ पास आपकी उत्सर्जित ऊर्जा आ जाएगी जो कि ये है, ठीक है ना, 23.712 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका उत्तर हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर अब चलते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक इसी का बा क्या कह रहा है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का बा क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रयोजन से होता है? देखिए आपको सिर्फ यहाँ पास बताना किस प्रयोजन से होता है उसका उपयोग, ठीक है ना। यहाँ पास इसके लिए आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर आपको कैसे लिख लेना है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बस देखिए ये लिख देना है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। आप मंदक भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मेन यही है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है, ठीक है। आप लोग इतना लिख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए यहाँ पास आपसे बोल रहा है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायस के अवस्था में प्रायोगिक परिपथ आरेख खींचते हुए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बाह्य अवस्था में VI अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचिए, ठीक है। तो चलिए आपको सिर्फ यहाँ पास क्या करना है, देखिए यहाँ पास परिपथ आरेख बनाना है और VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है। पहला तो अग्रदिशिक बायस में और दूसरा पश्चदिशिक बायस में। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के आ का यहाँ पास अच्छे से उत्तर देखेंगे आपके सामने। ये देखिए ये है अग्रदिशिक बायस के लिए, ठीक है ना। अग्र अभिनति या अग्रदिशिक बायस के लिए है। ये हो जाएगा परिपथ आरेख, ये है आपका परिपथ आरेख, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप ये वाला बनाएं, ठीक है ना। आप परिपथ आरेख ये वाला भी बना सकते हैं, परंतु आप ये वाला बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो जाएगा परिपथ आरेख अग्रदिशिक बायस के लिए, और ये आपका हो जाएगा VI अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है ना। ये हो जाएगा VI अभिलाक्षणिक वक्र, आप लोग देख सकते हैं। ये अग्र अभिनति समाप्त होता है। अब पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति के लिए आपसे पूछा गया रहा, तो यहाँ पास ये हो जाएगा देखिए परिपथ आरेख,
ठीक है, ये अपरिपथ आरेख हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, VI अभिलक्षणिक वक्र, ठीक है ना। ये आपका पश्चदिशिक बायस या उत्क्रम अभिनति के लिए दिया गया है दोनों चित्र, ठीक है, यही दोनों पूछा गया है। अब चलते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है प्रश्न। आगे बोल रहा है दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अभिग्रहित अथवा ये अग्र अभिनति है या उत्क्रम अभिनति है। तो देखिए इसका उत्तर होगा उत्क्रम अभिनति है, ठीक है ना। ध्यान से लिख लीजिएगा। दिए गए चित्र में संधि डायोड कैपिटल डी उत्क्रम अभिनति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस के साइड है, इसीलिए उत्क्रम अभिनति। अगर ये प्लस प्लस के साइड होता तो यहाँ पास अग्र अभिनति होता है। कुल मिला के इसको सिर्फ आपको लिख देना उत्क्रम अभिनति, इसका उत्तर, ठीक है ना। दिए गए चित्र में संधि डायोड कैपिटल डी उत्क्रम अभिनति में है, क्योंकि इसका सिर्फ आपको 1 नंबर मिलना है, सिर्फ ये बताना कि अग्र अभिनति में कि उत्क्रम अभिनति में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पास लॉजिक गेट क्या है, आपको निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ दिए गए हैं जिनमें एनएंड गेट जुड़े हुए हैं। इन दोनों परिपथों द्वारा की जाने वाली तर्क संक्रियाओं का अभिनिर्धारण कीजिए। आपको 1 नंबर लॉजिक गेट की परिभाषा के लिए मिलेगा और 3 नंबर आपको मिलेगा कि ये जो 2 गेट दिए गए हैं आपको, ये दोनों गेट किस प्रकार व्यवहार करते हैं उसका अभिनिर्धारण करना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको अच्छे से दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पास लॉजिक गेट की परिभाषा लिख लेनी है, ठीक है ना। ये है लॉजिक गेट की परिभाषा, आप लोग देख सकते हैं। उस डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, लॉजिक गेट। फिर उसके बाद आपको देखिए जो पहला चित्र दिया गया रहा, आपको वो चित्र बना लेना है और फिर आप लिखते जाइएगा। चित्र ए में पहला गेट एनएंड गेट है जिसके निर्गत को एनएंड गेट से बनाया गया नॉट गेट का निवेश बनाया गया है। अतः सत्यमान सारणी, ठीक है ना, ये सत्यमान सारणी फिर आपको बना लेना है। ये आपको सत्यमान सारणी बना लेना है, इसी से पुष्टि होगा। तो फिर इसके बाद आप इस सारांश पे निकलेंगे कि जो आपको बोला गया है कि अभी निर्धारण करना है कि वो कौन सा गेट है। तो यहाँ पास जो चित्र ए होगा ये हो जाएगा। स्पष्ट है कि निर्गम y बराबर a डॉट बी, अतः दिए गए परिपथ में एंड संक्रिया अनुपालित होगी, अर्थात एंड गेट आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चित्र बी में आपको लिख लेना है, दिए गए चित्र बी में एनएंड गेट से बने 2 नॉट गेटों के निवेशियों को तीसरे एनएंड गेट का निवेश बनाया गया जिसका निर्गत y है, अतः सत्यमान सारणी निम्नवत होगी। फिर आपको सत्यमान सारणी बना लेनी है, यह देखिए आपकी सत्यमान सारणी, ठीक है। इसके बाद जो पुष्टि निकल के सामने आएगी चित्र बी के लिए, तो ये हो जाएगा अतः स्पष्ट है यह निर्गत y बराबर a प्लस बी, अतः दिए गए परिणाम में और संक्रिया अनुपालित होगी, अर्थात और गेट की भांति ये व्यवहार करेगा चित्र बी। तो आपको पूरा इतना लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पास अगले प्रश्न में। तो यहाँ पास अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पास बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए आयाम माडुलन क्या है, ठीक है ना। आयाम माडुलन क्या है? संदेश संकेत, संवाहित तरंग तथा माडुलित तरंग को चित्र से प्रदर्शित कीजिए। और यहाँ पास माडुलन सूचकांक का सूत्र भी आपको लिखना है। आयाम माडुलन के लिए 1 नंबर मिलेगा और संदेश संकेत और संवाहित तरंग तथा माडुलन तरंग को चित्र से प्रदर्शित कीजिए, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और मॉड्यूल सूचकांक के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका पूरा उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। आपके सामने आप यहाँ देख सकते हैं आयाम माडुलन की परिभाषा। सबसे पहले आप आयाम माडुलन की परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद आपको संदेश संकेत का चित्र बनाने को बोला गया रहा, तो ये संदेश संकेत का चित्र हो जाएगा, ठीक है। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर संवाहित तरंग और माडुलित तरंग का भी चित्र बनाने को बोला रहा, तो ये तीनों चित्र होगा, संदेश संकेत का, संवाहित तरंग का और माडुलित तरंग का। फिर आपको लास्ट में पूछा गया रहा माडुलन सूचकांक का चित्र, मतलब कि सूत्र, ठीक है ना। तो ये माडुलन सूचकांक का यहाँ पर सूत्र आ गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है आपका। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाई। सबसे पहले आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझानी है। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक वोल्टेज को स्थिर रखकर जब आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर बढ़ाई जाती है तो संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक ज्ञात करना है। प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के लिए 2 नंबर और यहाँ पास ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक ज्ञात करने के लिए 2 नंबर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से देख लेते हैं।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास जो ट्रांजिस्टर दिया गया रहा उसकी क्रियाविधि, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसकी क्रियाविधि। आपको चित्र नहीं बनाना है, ना परिपथ का, ना ही किसी चीज़ का, बस आपको इसकी क्रियाविधि हेडिंग डाल के पूरा इसकी क्रियाविधि लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पास देखिए किरचॉफ के नियम से हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है ना। जो आपका न्यूमेरिकल आया है 2 नंबर का, उसी के बाद से ट्रांजिस्टर के क्रियाविधि के बाद से तो आप डालिएगा किरचॉफ के नियम से IE = IB + IC, आप लोग जानते हैं। तो दिया है संग्राहक वोल्टेज VCC को नियत रखकर आधार धारा में वृद्धि अर्थात डेल IB बराबर 100 माइक्रोएम्पियर। तो डेल IB हो जाएगा 10⁻2 × 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पास हो जाएगा, या ये एम्पियर चल रहा है अभी, सॉरी एम्पियर। फिर उसके बाद यही वो डेल्टा TB आ जाएगा यहाँ पास से आपका 10⁻⁻4 एम्पियर। फिर यहाँ संग्राहक धारा में वृद्धि देखिए डेल IC बराबर 2 मिली एम्पियर और डेल IC बराबर 2 × 10⁻³ एम्पियर, वही आप लिख सकते हैं, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज किया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे अतः CE विधा में ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा AC बराबर डेल IC अपॉन डेल IB और यहाँ पास VC। फिर उसके बाद आपका ये उत्तर आ जाएगा बीटा AC बराबर 2 × 10⁻³ बटे 10⁻⁴। तो बीटा AC बराबर 2 × 10 अर्थात 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग देख सकते हैं उत्तर क्या आ गया। आपको देखिए जो गुणांक ज्ञात करना रहा वो 20 उत्तर आ गया, ठीक है। इसका उत्तर 20 हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सॉल्यूशन हमारे चैनल से देख लीजिएगा। धन्यवाद।